नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। वो बोलता है तो हिंदुत्व की छवि दिखती है, दहाड़ता है तो विरोधियों के होश उड़ जाते हैं। उसे गुस्सा आता है तो पूछिए ही मत। कोई सिंघम बुलाता है तो कोई साउथ के फायर ब्रांड छवि वाला योगी कहता है। इस्तीफा दिया, वर्दी उतारी, राजनीति में ली एंट्री, कांटों से भरी राह पर चलते हुए कमल का फूल खिलाने का संकल्प भी लिया। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि अन्नामलाई ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर दिया गया। हम बात उस शख्स की कर रहे हैं जिसने आज तक कोई भी चुनाव नहीं जीता। वो न तक कभी विधायक चुने गए, ना ही कभी सांसद बन पाए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी आक्रामक राजनीति से सभी को हैरान करके रखा है। हम कुपुस्वामी अन्नामलाई की बात कर रहे हैं। बिना कोई चुनाव जीते कोई नेता का कद इतना बड़ा आखिर कैसे हो सकता है कि बीजेपी उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी, वो भी उस राज्य में जहां राजनीति हमेशा फिल्मी सितारों और बड़े पर्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। आखिर अन्नामलाई में ऐसा क्या है जो उन्हें तमिलनाडु की राजनीति में इतना जरूरी चेहरा बनाता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें उनकी जड़ों को देखना होगा, जहां से उनका सफर शुरू हुआ। वो जमीन जिसने उन्हें एक आम लड़के से लाइमलाइट किरदार बना दिया। कौन है अन्नामलाई? तमिलनाडु के करूर जिले में एक प्रभावशाली समुदाय गोंडर 4 जून 1984 को इसी समुदाय से आने वाले एक किसान कुपुस्वामी के घर अन्नामलाई का जन्म हुआ। आगे चलकर अन्नामलाई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2007 में कोयम्बटूर से पीएचडी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल की डिग्री हासिल की और फिर साल 2010 में आईएम लखनऊ से एमबीए की। मंथ सिविल सर्विस की ओर से 2011 में यूपीएससी पास कर ली और कर्नाटक कैडर में आईपीएस के तौर पर ज्वाइन किया। इस दौरान उन्हें कई प्रमुख पद मिले। 2013 में कारकला के एएसपी बने, उडुपी और चिकमंगल के एसपी बने। 2019 में रिजाइन करने से पहले बेंगलुरु साउथ के डीसीपी के पद पर तैनात थे। अन्नामलाई की छवि एक ईमानदार सुपर कॉप की बनी। इतने लोकप्रिय रहे कि उडुपी से जब बेंगलुरु ट्रांसफर हुआ था तो उडुपी की जनता ने विरोध कर दिया था। फियरलेस पुलिसिंग के चलते लोगों ने उन्हें एक सिंघम नाम दिया। लेकिन एक रोज अचानक मई 2019 में अन्नामलाई ने अपनी आईपीएस की नौकरी से रिजाइन दे दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अरुण जनार्दन की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएस छोड़ने के कई कारण में से अन्नामलाई ने अपने फेयरवेल लेटर में 2 अहम कारण बताए थे। पहला कारण था कैलाश मानसरोवर की यात्रा। अन्नामलाई के मुताबिक इस यात्रा में ने उन्हें उनके जीवन का असली प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने की मदद की। और दूसरा कारण दिसंबर 2018 में स्वाइन फ्लू से हुई सीनियर आईपीएस मधुकर शेट्टी की मौत। अन्नामलाई ने लिखा था कि मधुकर शेट्टी सर की मौत ने एक तरह से मुझे अपने जीवन के पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। रिजाइन देने के बाद कुछ समय तक अन्नामलाई बिल्कुल गुमनाम रहे। फिर उन्होंने अपनी संस्था वी द लीडर फाउंडेशन के जरिए जन कल्याणकारी काम शुरू कर दिए। खेती किसानों के काम में जुट गए। इस दौरान उन्होंने 8 साल के अपने छोटे आईपीएस करियर को लेकर एक किताब पर भी काम करना शुरू किया। ये किताब उनकी राजनीति में एंट्री के बाद साल 2021 में छपी, जिसका नाम स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी रेवोल्यूशंस ऑफ रियल लाइफ सिंघम। अन्नामलाई को आईपीएस की नौकरी छोड़े 2 साल हो चुके थे। छोटे मोटे सोशल वर्क के काम में एक्टिव अन्नामलाई ने मई 2020 के एक रोज फेसबुक लाइव के जरिए राजनीति में एंट्री का ऐलान कर दिया। शुरुआत में ये साफ नहीं था कि अन्नामलाई किस ओर जाएंगे। उस वक्त खबरें थी कि सुपरस्टार रजनीकांत भी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। एक समय में अन्नामलाई ने कहा था कि वो रजनीकांत के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अगर रजनीकांत कोई पार्टी बनाते हैं तो वो उनके साथ जुड़ने पर विचार करेंगे। लेकिन जब रजनीकांत की ओर से कोई कमिटमेंट नहीं मिला तो 3 महीने के इंतजार के बाद अन्नामलाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अन्नामलाई ने कहा था कि वक्त के साथ मुझे एहसास होने लगा है कि देश को सामाजिक के साथ राजनीतिक परिवर्तन की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि भाजपा मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि मेरे सिद्धांत उसके साथ मेल खाते हैं। बीजेपी योग्यता के आधार पर नेताओं को पोजीशन देती है। वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए मैंने भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला किया। खैर, अन्नामलाई जल्द ही एक फायर ब्रांड नेता बनकर उभरे। क्यों कहा जाता है सिंघम? 26 जुलाई 2016 की बात है। कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। खूब भीड़ थी। पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लोगों का यह प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई कुपुस्वामी के समर्थन और उनके तबादले के विरोध में था। लेकिन ऐसा एक बार हुआ होता तो कोई बात होती। 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ। इस बार भी इसी एसपी के समर्थन में तबादले का मुद्दा था। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अन्नामलाई को लेकर कहना है कि वहाँ जहाँ भी जाते हैं लोगों के चहेते बन जाते हैं। यात्रा से तमिलनाडु की राजनीति में अंडरकरेंट।
तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे अन्नामलाई की पदयात्रा को जुलाई में गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम में हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली में बैठे कई विश्लेषकों को लगा नहीं कि इससे प्रदेश में पिछले 7 दशकों से हावी द्रविड़ राजनीति पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा। मीडिया की तरफ से भले ही एन मक्कल को उतनी कवरेज ना मिली हो, लेकिन फिर भी इसकी वजह से बीजेपी राज्य की राजनीति में कोई मजबूती से सामने आई थी। बीजेपी का अधूरा मिशन साउथ। भारत में बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में जीत दर्ज की जिसमें कुछ बरस पहले तक असंभव सा माना जाता था, चाहे वो बंगाल, कर्नाटक या फिर केरल तक बीजेपी अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ाया है। लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहाँ बीजेपी बार बार कोशिश करने के बाद भी दीवार से ही टकरा रही थी। तमिलनाडु बीजेपी के लिए केवल एक चुनावी राज्य नहीं, अपितु वो किला जो दशकों से कोई नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन फिर तमिलनाडु में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा मिला जिसे पहली बार इस पूरे इकोसिस्टम को सीधे चैलेंज किया। तमिलनाडु की राजनीति को समझना कभी इतना दिलचस्प नहीं रहा। पिछले 60 सालों से यहाँ 2 ही पार्टियों का दबदबा रहा। सत्ता कभी डीएमके के पास तो कभी एआईडीएमके के पास जाती। तीसरे दल के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची। लेकिन साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने 2026 में इस परंपरा को तोड़ दिया। पहली बार तमिलनाडु बीजेपी डिफेंसिव नहीं लग रही थी। पहली बार बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा था। पहली बार तमिलनाडु में बीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया पार्टी नहीं, ग्राउंड पार्टी बनकर उभरी थी। तमिलनाडु में बीजेपी सालों से जहां 2 से 3% वोट शेयर के आसपास फंसी हुई थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर सीधे 11.2% पहुंच गया था। अन्नामलाई के नेतृत्व में लग रहा था कि बीजेपी तमिलनाडु में कुछ बड़ा करने वाली है। बीजेपी सपोर्टर्स को लगने लगा था कि जिस राज्य को असंभव माना जाता है वहां फाइनली दरवाजा खुल रहा है। सच्चाई ये भी है कि तमिलनाडु में आज तक इतनी पॉपुलैरिटी किसी हिंदुत्ववादी नेता को मिली ही नहीं। लेकिन अचानक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन धर्म के लिए बीजेपी ने बड़ा निर्णय लिया और अन्नामलाई को राज्य के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्हें उम्मीदवार तक नहीं बनाया गया। नतीजा क्या निकला? बीजेपी फिर से 2% वोट शेयर के आसपास सिमट गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीएमके के खिलाफ जो माहौल अन्नामलाई ने बनाया, उसका फायदा जोसेफ विजय ले गए। यानी अन्नामलाई ने बैटलफील्ड तैयार किया, माहौल बनाया, लेकिन आखिरी बॉल पर छक्का मारकर गेम अपने नाम किसी और ने कर दिया। अमित शाह के हाथों में किताब और मोदी से मीटिंग क्यों टली? बीजेपी में वो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के खास आदमी माने जाते हैं। जब वो दिल्ली आए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात बीएल संतोष से ही हुई। बीएल संतोष ही उनको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास गए। लंबी बैठक हुई और बातें हुई। अन्नामलाई ने अपनी पूरी बातें बताई। ये फीडबैक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दिया गया। फिर उनकी मुलाकात अमित शाह से भी होती है और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। उसके फोटो को गौर से नजर डालेंगे तो अमित शाह के बारे में ये कहा जाता है कि जिनसे भी उनकी बनती है या नहीं कि उनके कंफर्ट जोन में होते हैं, अच्छे रिश्ते होते हैं, तो वो उनके चेहरे पर दिख जाता है। इस तस्वीर में देखिए मुस्कुराते हुए वो नजर आते हैं। अमित शाह किताब हाथ में लिए हुए हैं अन्नामलाई के सामने। लोगों को लगा कि अन्नामलाई बीजेपी में ही रुक जाएंगे। बीजेपी भी ऐसा चाहती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी ऐसा चाहता है। और अन्नामलाई के दिल में एक कोने में भी अभी भी बीजेपी ही थी। जो खबर है उसके अनुसार अमित शाह से जब मिले तो उन्होंने तमिलनाडु के बारे में सारा कुछ बताया, क्या सिचुएशन है, वो क्या करना चाहते हैं वगैरह। अन्नामलाई एक कागज देते हुए नजर आए तस्वीर में। उनको वहाँ सारा पॉइंट सब कुछ अमित शाह हंस रहे थे, पढ़ के मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरे में मुस्कान। और अमित शाह ने वहाँ से भेजा बीएल संतोष जी के पास, जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है। वहाँ पे नितिन नवीन को बुलाया गया और फिर बैठक हुई और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में 1.25 घंटे बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और हैंडशेक हो गया। बीजेपी और अन्नामलाई में क्या खिचड़ी पक गई? अगर वो जिस तरह की राजनीति करते हैं तो अभी नहीं तो एक ऐसी पार्टी बनाया जाए जो बीजेपी ही नहीं है लेकिन नेशनलिस्ट हो और थोड़े से हिंदुत्ववादी हो, लेकिन वो द्रविड़ कंसर्व पे बला बढ़े हो। उस पार्टी का स्पेस अभी खाली है। अब अन्नामलाई वही पार्टी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि तमिलनाडु की संस्कृति में रचा बसा थोड़ा सा नेशनलिस्ट, थोड़ा सा हिंदुत्ववादी, लेकिन नॉर्थ इंडियन हिंदुत्ववादी से थोड़ा सा अलग। न विजय की पार्टी द्रविडियन, लेकिन डीएमके से थोड़ी कम और क्रिश्चियन टच के साथ, सेकुलर वोटर्स के साथ, जबकि अन्नामलाई की पार्टी तमिलनाडु के कल्चर एंड हेरिटेज के साथ हिंदुत्व और नेशनलिस्ट एक ऐसे वोट को टारगेट करने की कोशिश जो परंपरागत रूप से डीएमके के वोटर थे या कांग्रेस के वोटर थे, लेकिन डीएमके के मुकाबले थोड़ा सा सॉफ्ट। दूसरा ऐसा वोट जो बीजेपी के मुकाबले थोड़ा सा सॉफ्ट है। ये स्पेस फिल करना है तमिलनाडु में और दोनों एक्सट्रीमिस्ट पार्टियों का अंदर थोड़ा सा साइडलाइन करना है। वो सीधे वाम शासन बंगाल में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल था। उस पूरी प्रक्रिया के लिए जरूरी था कि पहले कम्युनिस्ट फटे, तब टीएमसी टाइप की एक पार्टी जो सेकुलर लेकिन कम्युनिस्ट जितनी नहीं, तब फिर एक सामान्य प्रक्रिया के तहत बीजेपी आई। तमिलनाडु की ज़मीन बहुत गर्म है और उस गर्म ज़मीन पर बीजेपी के पाँव नहीं रख सकती, तो थोड़ी सी ज़मीन ठंडी करने के लिए 2 ऐसी पार्टियां बने जो स्थान को भर सके। जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके का हाल किसी से छिपा नहीं है। स्टालिन के राजनीतिक संन्यास के बाद डीएमके का हाल क्या होगा पता नहीं, क्योंकि इधर निधि से पार्टी कितनी संभल पाएगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिहार के उदाहरण से भी सब समझ सकते हैं। लालू यादव के तुरंत बाद बीजेपी का आना मुश्किल था, लेकिन बीजेपी के आने के लिए जरूरी था कि बीच में नीतीश रहे, जो कि लालू की तरह नहीं रहे लेकिन बीजेपी की तरह ना रहे, थोड़ा सा मध्यम मार्ग कम्युनिस्ट और बीजेपी के बीच टीएमसी जैसे है।
पंजाब में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। पंजाब में बिल्कुल एक एक्सट्रीम के बाद एक राइट नहीं आएगा, बीच में एक ऐसी पार्टी आनी चाहिए। एक बार कांग्रेस आ जाए तब बीजेपी के लिए राह आसान हो जाती है। तो आज हमने आपको अन्नामलाई के नए फुटप्रिंट के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत है। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।